मेरे बहनों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 में हिस्ट्री, सब्जेक्ट हिस्ट्री में चैप्टर 1 है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें पहले आप पढ़े थे, इसके पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और फिर फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, ये पढ़ चुके हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। इफ यू लुक द मैप ऑफ मिड 18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. What we know today is Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdoms, duchies, and cantons whose rulers had their autonomous territories. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchy. Then the territories of which lived diverse people, they did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Often they even spoke different language and belonged to different ethnic groups. The Habsburgs imperials that rules never Austria, Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples. It included in urban regions. They Tyrol, Austria, and Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. It also includes the Italian speaker. Orbanus of Lombardy and Venetia in Hungary, half of the tourism spoke Magyar, while the other half spoke
ये Valtteri of in Gallica, the aristocracy spoke Polish besides these their demonized groups. There also lived within the boundaries of the empire a mass of subject, peasant peoples, Bohemians and Slovaks to the north, Slavs in Carmilla courts of the south and Romans to the east in Transylvania. Such differences did not easily promote the sense of political unity. The only real binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. इसके बारे में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे ही राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वह तब राजशाही दस्युओं और कैंटोनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वह अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वह अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्पस के तिराल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहां के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हब्सबर्ग साम्राज्य में लंबार्डी और वेनेशिया जैसे इतावली भाषा प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैगियार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक कार्निवोला
में सुनोवंश, दक्षिण में कुरैट तथा पूर्व की तरफ ट्रांसमेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्रराज्य का विचार कैसे उभरा? बगल में नीले में दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट डेट है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। इसमें है 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत। फिर है आपका 1814 1815 नेपोलियन का पतन, वियना शांति संधि। 1821 यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ। 1848 फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत, मध्यवर्ग संविधान और प्रतिनिधात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। 1859 और 1870 इटली का एकीकरण। 1866 से 1871 इटली से एकीकरण। 1866 और 1871 में जर्मनी का एकीकरण। 1905 हंसबर्ग और ओटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। फिर दूसरा आता है द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थे। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन के पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी, जिस पर भूदास खेती करते थे।
पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्से में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य रोगों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोग से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। भैया बहनों, आप लोग घर पर ये बुक को बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने से आप इसमें से अंदर से जो क्वेश्चन, छोटे प्रश्न बनते हैं वो आपको मिल जाएंगे। और जो MCQ आता है वो अंदर से ही बनाकर आता है। उसको बुक को बार बार पढ़ेंगे, जितने ही रीड करेंगे उतने ही आपको समझ में आएगी। बार बार पढ़ने से आपको ये किताब जो है वो अधिक ही समझ में आएगी। ये आपका ये कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग, ये द आरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, ये और यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस ये चैप्टर 1 का एक अंश है। उसको पढ़ेंगे, पैराग्राफ है, पढ़ेंगे तो आपको इस तरह से समझ में आएगा। इसमें लास्ट में क्वेश्चन से दिया हुआ है, वो विस्तार से भी है और छोटे भी है। तो इसको हम लिख कर भेजेंगे, तो इसको आप लिखिएगा और घर पर याद करिएगा। अब उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर अंदर से बना करके MCQ तरह और छोटे आंसर कुछ आंसर भी यहाँ से लेकर दिया जाएगा। तो आप लोग लिखिएगा और याद करिएगा। जितने आप बुक को पढ़ेंगे उतना ही आपको अधिक समझ में आएगा। बुक को बार बार पढ़ना, कई बार पढ़ना। और ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान से अपने बुक को पढ़ेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है वो बुक बाजार से खरीद लीजिए और अपना तैयारी करिए, पढ़िए। अब यहाँ से वीडियो जाएगा आपके पास, लेकिन आप घर पे लिख लेंगे और वीडियो देख लेंगे, लेकिन बुक नहीं पढ़ेंगे, समझ कम आएगा। इसलिए आप बुक को बार बार पढ़ें। बुक को बार बार पढ़ने से आपकी उसमें जो क्वेश्चन आंसर बन रहा है समझ में आएगा, और आप तैयारी करते रहिए धीरे धीरे। भैया बहनों, धन्यवाद।